तो डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे को माँ के स्तन पर डालना चाहिए। माँ का दूध नहीं आना बहुत ही रेयर फिनोमेना है। जिस माँ को बच्चा हुआ है उसको दूध आएगा ही आएगा। 2-2 घंटे पे फीडिंग शुरुआत में करवाना चाहिए। फीडिंग के बाद बच्चे को हमेशा कंधा लगा के डकार दिलाना जरूरी होता है, नहीं तो बच्चे को उल्टी की संभावना रहती है। उल्टी अगर होगी तो बच्चे के सांस के नली में दूध जा सकता है, जो बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। अगर गर्मी का समय है तो हमें बच्चे को गर्मी से भी बचाना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एमबी फोकस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय नवजात बच्चों का किस तरह रखें ख्याल। आज तक हम अपनी दादी या फिर नानी की बातों पे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, जो कि सही भी है। अगर कहीं गलत है तो आइए जानते हैं आज हमारे गेस्ट डॉक्टर अभय कुमार सर से, जो एक शहर के बहुत ही प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और जानते हैं नवजात बच्चों का किस तरह रखे ख्याल। नमस्कार सर, आपका एमबी फोकस में बहुत बहुत स्वागत। सर, हमें बताएं कि नवजात बच्चे का किस तरह से केयर किया जा सकता है। सबसे पहले तो एमबी फोकस परिवार को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिससे कि ये जो सामान्य जानकारी की चीज़ें हैं वो हम लोग आम जनता तक इस प्लेटफॉर्म के द्वारा पहुंचा सकते हैं। तो जहां तक नवजात बच्चे के केयर की बात है, तो एक जो सामान्य नवजात बच्चा है, सामान्य नवजात बच्चा बोलते हैं जो बच्चा 2.5 किलो से ज़्यादा वज़न का है, 9 महीने माँ के गर्भ में पूरा कर चुका है, नॉर्मल डिलीवरी या फिर सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर हुआ है लेकिन जन्म के तुरंत बाद रोया है, और बच्चे में कोई जन्मजात कमी नहीं है, तो इसको हम एक नॉर्मल बच्चा बोलेंगे। तो इस बच्चे का जो इस तरह के बच्चों का जो देखभाल है वो डिलीवरी के बाद हर एक डिलीवरी में, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन सेक्शन हो, वहाँ पर एक पीडियाट्रिशियन का होना ज़रूरी होता है, जो सबसे पहले तो ये चेक कर लें कि बच्चा स्वस्थ है, बच्चे में कोई जन्मजात कमी नहीं है, बच्चे की सांस सही है, धड़कन सही है। तो इसके बाद फिर केयर की बात होती है। तो केयर में सबसे पहला चीज़ होता है कि बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन किया जाए, ठीक है। बच्चे को ठंडे से बचाया जाए। नवजात बच्चे में हाइपोथर्मिया का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है, बच्चा ठंडा होने का बहुत चांस होता है। तो उसके लिए बच्चे को जितनी जल्दी हो सके, जो एक कपड़ा पहले से सूखा और गर्म है उस कपड़े से बच्चे को पोंछा जाना चाहिए, और फिर एक गर्म कपड़े में बच्चे को लपेटा जाना चाहिए। टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद दूसरा चीज़ आता है, जितनी जल्दी हो सके माँ का दूध पिलाना शुरू करना है, और ये है कि जितनी जल्दी हो सके, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे को माँ के स्तन पर डालना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके फीडिंग शुरू करवानी चाहिए। अगर बच्चा सिजेरियन सेक्शन से हुआ है तो भी जितनी जल्दी हो सके, और वो समय, हाँ, एज सुन एज पॉसिबल, और 4 घंटे से डिले तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन में भी माँ बेहोश होती नहीं है, होश में रहती हैं, वो सारा कुछ देख रही होती हैं। तो जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनकी सलाह लेते हुए और माँ के कंफर्टेबिलिटी को देखते हुए जितनी जल्दी हो सके फीडिंग शुरू करवाना चाहिए। और फीडिंग कितना फ्रीक्वेंटली करवाना चाहिए, तो 2-2 घंटे पे फीडिंग शुरुआत में करवाना चाहिए। फीडिंग के बाद बच्चे को हमेशा कंधा लगा के डकार दिलाना ज़रूरी होता है, नहीं तो बच्चे को उल्टी की संभावना रहती है। उल्टी अगर होगी तो बच्चे के सांस के नली में दूध जा सकता है, जो बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। तो इसलिए फीडिंग में बर्पिंग करवाना बिल्कुल ज़रूरी होता है। एक इसी में बात है सर कि सुला के पिलाना चाहिए या बिठा के पिलाना चाहिए। बिल्कुल, कभी भी बच्चे को सुला के, हम लोग आम आदमी कोई भी
जो भी लोग सुन रहे हों, कोई भी लेट के पानी नहीं पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं, दूध नहीं पीते हैं, कोई बिस्तर पे लेट के नहीं पीता है, क्योंकि उनको इस बात का डर रहता है कि पिएं तो हम सरक जाएंगे, जिसको बोलते हैं कि वो सांस की नली में चला जा सकता है। अब छोटे बच्चे को इतनी बुद्धि नहीं होती है, लेकिन सरक वो भी सकता है। सांस की नली में उसके भी दूध जा सकता है, जो उसके लिए जानलेवा होगा। उसकी सांस की नली भी बहुत छोटी होती है और उसको इतनी उसके बॉडी में हाँ चेस्ट मसल्स में उतनी पावर नहीं होती है कि उसको वो निकाल बाहर करे। तो कभी भी लेटे हुए बच्चे को कोई भी लिक्विड या कोई भी कुछ भी मुंह में नहीं देना चाहिए। जब भी आप बच्चे को दूध दे रहे हैं तो बच्चे का सर हमेशा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और बर्पिंग मस्ट है। ये उसके बाद अगर गर्मी का समय है तो हमें बच्चे को गर्मी से भी बचाना है। उस समय हम बच्चे को बहुत ज़्यादा लपेट के हम लोग को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बच्चा गर्म हो जाता है, जिसको हम लोग इन्वायरमेंटल फीवर बोलते हैं। और उसमें लोग काफ़ी परेशान होते हैं, डॉक्टरों के पास भागते हैं कि मेरे बच्चे को फीवर है, और वो इस वजह से होता है कि मौसम बहुत गर्म है और बच्चे को हम लोग बहुत कपड़ा में लपेटे। उस स्थिति में सबसे पहले कपड़ा कम करके और फिर दोबारा आधे घंटे बाद फिर से टेम्परेचर देखना चाहिए। एक देखा गया सर कि बच्चे के 2-3 जैसे ये गर्मी में ही बच्चे को या फिर ठंडी के भी बच्चों को मैंने देखा है कि जन्म के कुछ दिन के बाद 2 या 3 दिन के बाद पूरी बॉडी पे रेडनेस जैसा, मतलब चित्ता चित्ता या फिर बोलेंगे फुंसी फोड़े जैसे हो जाते हैं। ये क्या चीज़ है? इसे इरिथमा टॉक्सिकम बोलते हैं और ये एक नॉर्मल चीज़ है। इसमें किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ये 6 से 7 दिन में समाप्त हो जाता है। सेल्फ हील हुआ? बिल्कुल सेल्फ लिमिटिंग चीज़ है और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर कुछ भी हम ट्रीटमेंट देते हैं तो वो एक्स्ट्रा ही होगा, जिसकी बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं होती है। नवजात बच्चे में दवाई का हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि कम से कम प्रयोग हो सके। ठीक। इसके बाद आता है केयर की बात करें तो बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड का केयर, नेवल कॉर्ड का केयर। तो अम्बिलिकल कॉर्ड पे कोई गंदगी न लगे, इस बात का हम लोग को खास ख्याल रखना चाहिए और उसको सूखा रखना चाहिए। उस पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ दिनों में वो अपने आप नेवल कॉर्ड सूख के फॉल हो जाता है और वो घाव भी जो मतलब गीला होता है वो धीरे धीरे सूख जाता है। उस पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसको सूखा और ड्राई हम रखेंगे। जनरली देखा गया एक ब्लू सा लिक्विड आता है जो जेंसेल वॉयलेट बोलते हैं उसको, लगाते हैं लोग, लेकिन मतलब कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम एक नॉर्मल कोई बच्चे को कोई पहले से इन्फेक्शन नहीं है या कुछ उस तरह का नहीं है, जैसे हम लोग अभी नॉर्मल एक बेबी की बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब तक नाभि का घाव सूखा नहीं है, बच्चे को नहाने की ज़रूरत नहीं है। डीप बाथ उसको नहीं करवा सकते हैं, स्पंजिंग करेंगे। गुनगुने पानी से सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से बच्चे को पोंछना लेकिन डेली है। खास करके उन पार्टों को जो पार्ट हाँ, उनको पूरे पोंछ देना डेली ज़रूरत होते हैं। और पोंछते समय इस बात का खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि उस जगह पे पोंछा जाए गर्म हो और हवा वगैरह ना चल रही हो, नहीं तो पोंछते वक्त बच्चे को भी ठंडा होने का चांस होता है। तो उस चीज़ से हमको बच्चे को बचाना है। बच्चे को डेली पुछवाना है, साफ रखना है, साफ रखना है। जी 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 जी। और फिर उसके बाद आता है नॉर्मल केयर कि 24 घंटे के अंदर बच्चे को जो नॉर्मल वैक्सीन है, BCG, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, ये ज़रूर आपको लगवाना है। और अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है तो डॉक्टर वहाँ लगा देंगे। नॉर्मल डिलीवरी है
हॉस्पिटल अगर वहाँ लग रहा है तो वहाँ लग रहा है, नहीं तो किसी प्राइवेट डॉक्टर या गवर्नमेंट सेटअप में भी सब जगह वैक्सीन अवेलेबल होता है। उसके बाद फिर हमको जॉन्डिस के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि मतलब 50-60, मुझे तो आइडिया नहीं है, बट मैक्सिमम को सुना गया है कि बच्चे को जॉन्डिस हो गया जन्म के कुछ समय के बाद। हाँ, बच्चे का जेस्टेशन जितना कम होता है, मतलब 9 महीने से जितना कम पहले बच्चे का जन्म होता है, उतना जॉन्डिस की संभावना ज़्यादा होती है। या बच्चे का वज़न जितना कम होता है, जॉन्डिस की संभावना उतनी ज़्यादा होती है। एक फुल टर्म बच्चे में जो पूरा 9 महीना बच्चे माँ के पेट में रहा है, 2.5 किलो से ज़्यादा वज़न है, उस बच्चे को जॉन्डिस की संभावना कम ही होती है, लेकिन तब भी हो सकता है। ठीक है ना। तो अगर वो जॉन्डिस थोड़ा मतलब वो उसका हर एक दिन का ना एक्चुअली कट ऑफ अलग है कि नॉर्मल कब बोलेंगे, उसको बढ़ा हुआ मतलब पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कब बोलेंगे, उसका एक क्राइटेरिया है। वो बच्चे का वज़न कितना है, कितना समय पे उसका जन्म हुआ था जेस्टेशन पे, और कोई बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सामान्य आदमी को इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है उनको, लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखना चाहिए कि क्या बच्चे का आँख और मुंह पीला हो रहा है। अगर आँख पीला लग रहा है, चेहरा पीला लग रहा है, शरीर पीला लग रहा है, और ये ज़्यादातर तीसरे चौथे दिन तक विजिबल होता है एक नॉर्मल बच्चे में, अगर हो रहा है तो उनको ज़रूर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो डॉक्टर उनका बिलिरुबिन लेवल अगर ज़रूरत समझेंगे तो करवा के देखते हैं कि बिलिरुबिन का लेवल कितना है। अगर एक लिमिट होता है जिसको फोटोथेरेपी रेंज बोलते हैं, उससे अगर कम होता है तब तो फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर विदाउट मेडिसिन रिकवर हो जाए, बिल्कुल कुछ भी करने सनलाइट एक्सपोजर भी रिकमेंडेड नहीं है। यूवी रेज और ये सब जो है, बिल्कुल सनबर्न का खतरा रहता है। एक जो लाइट से फोटोथेरेपी से जॉन्डिस को हम कम करते हैं, वो एक खास वेवलेंथ है। ठीक है ना। सिर्फ वही वेवलेंथ का लाइट जो है वो जॉन्डिस को कम करने में कारगर होता है, लेकिन सूरज की रोशनी में सारा वेवलेंथ है, तो आपके काम का उसमें एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, बाकी जो उसके आगे और पीछे है वो ज़्यादा हानिकारक है। वो हानिकारक है और सनबर्न का खतरा रहता है, फ़ायदा बहुत कम होता है, इसलिए वो रिकमेंडेड नहीं है, उससे बहुत फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो अगर फोटोथेरेपी रेंज में है, जॉन्डिस ज़्यादा बढ़ा है, तब तो फिर डॉक्टर आपको फोटोथेरेपी देंगे और काफ़ी सेफ प्रोसीजर है, उसमें कोई रिस्क नहीं है और बहुत जल्दी ही उससे ठीक हो जाता है। सर, जैसे ये बोला गया कि बहुत सारा मिथ है कि जॉन्डिस हो गया तो फिर मतलब वो माँ का दोष दे देते हैं कि उसने ड्यूरिंग डिलीवरी कुछ कुछ खाई है जिसकी वजह से है, तो इससे क्या मतलब ये हकीकत है कि माँ के वजह से बच्चे में जॉन्डिस आता है? हाँ, ज़्यादातर ये मिथ है। ठीक है ना। एक टर्म होता है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, जो माँ के दूध में पाए जाने वाले एक केमिकल की वजह से बच्चे को होता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। मतलब मेरे अभी तक के कैरियर में आई थिंक कि 4-5 केस सिर्फ मिले होंगे, जबकि जॉन्डिस के केस रोज़ 2-3 में मतलब देखता ही हूँ, और अभी तक के पूरे कैरियर में 4-5 केस मैंने देखे होंगे जो ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। और ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस अगर होता भी है तो कभी काफ़ी माइल्ड होता है, कुछ दिन ब्रेस्ट मिल्क बंद कर देने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, वापस से वापस से बिल्कुल माँ का दूध पिलाना हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं और फिर दोबारा वो नहीं होता है। ठीक है ना। और वो बहुत रेयर है। ठीक है ना। मैक्सिमम केसेस में जो होता है
अगर एक नॉर्मल बेबी की बात करें हम, तो न्यूबॉर्न बेबी में हीमोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा होता है, 17-18 हीमोग्लोबिन होना नॉर्मल है। तो उनमें हीमोग्लोबिन टूटता है और वही हीमोग्लोबिन टूटने से बिलिरुबिन बनता है। और न्यूबॉर्न बेबी का लीवर उस बिलिरुबिन को शरीर से बाहर निकालने का काम, उसको कंजुगेट करके निकालने का काम लीवर करता है। तो लीवर बहुत उतनी ज़्यादा बिलिरुबिन को नहीं निकाल पाता है, उसी की वजह से बिलिरुबिन जमा होता है और वो न्यूबॉर्न बेबी में जॉन्डिस होता है। तो ये फिजियोलॉजी है नॉर्मल, ठीक है। अब किसी को जैसे बच्चे की माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, बच्चे का पॉजिटिव है, या और कोई बीमारी है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। एक नॉर्मल बच्चे में जिसमें सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें अगर जॉन्डिस होती है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि उस बच्चे का लीवर ज़्यादा बने हुए बिलिरुबिन को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है। और हम जो फोटोथेरेपी देते हैं उसमें वही काम करते हैं, जो लीवर कर रहा होता है उसको पानी में जो घुलने वाला नहीं बिलिरुबिन है उसको घुलनशील बना के निकालने का काम फोटोथेरेपी करता है। अगर बोला जाए सर कि जैसे अगर डाटा निकाला जाए तो कितने पेशेंट, कितने बच्चे जॉन्डिस के आपके पास आते हैं साल में, सीवियर वाले? हाँ, जिनको इलाज की ज़रूरत है वैसे बच्चे ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि अगर 365 दिन की बात करें तो लगभग 400-500 तो बच्चे आ ही जाते होंगे एक साल में, जिनको इलाज की ज़रूरत होती है। अब इलाज की ज़रूरत का मतलब होता है कि नॉर्मल बच्चा है, वज़न सब कुछ ठीक है और 3 दिन पे उसका 18 से ज़्यादा है बिलिरुबिन। स्टे कितना रहेगा, मतलब स्टे कितना होता होगा हॉस्पिटल में? जनरली अगर कोई दूसरी बीमारी नहीं है साथ में तो 24 से 48 घंटे में इनफ होता है, 24 से 48 घंटे में ठीक हो जाता है। सर, दूध की बात जब आई थी तो फॉर्मूला मिल्क बहुत अच्छे अभी आ गए हैं, तो उसके बारे में बताएं कि ऐसे तो माँ का दूध बेस्ट होता है, आपने बोला, सारी दुनिया बोलते हैं, ये तो बात सही है, बट फॉर्मूला मिल्क क्या सेफ साइड कभी कभी ले सकते हैं? कभी भी नहीं ले सकते, ये तो कभी भी नहीं ले सकते। एक बच्चे के जन्म के बाद एक पेरेंट, बच्चे के माँ बाप बच्चे को जो सबसे बेहतर गिफ्ट दे सकते हैं उसको पूरी ज़िंदगी भर के लिए, वो है माँ का दूध। उसको किसी भी चीज़ से कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका असर जिस दिन बच्चा जन्म लिया है उस दिन से शुरू होगा और इंसान के अंतिम सांस तक उसका असर होता है किसी न किसी रूप में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत ही सामान्य, ये बहुत पहले की स्टडी है, अभी रिसेंट की स्टडी नहीं है, बहुत पहले की स्टडी है, जो ब्रेस्ट फीड किया है बच्चा, उनमें जो ये मेटाबॉलिक डिजीज़ की हम बात करते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सब बहुत कम होता है। ये तो बोला गया कि उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। बहुत चीज़ें हैं, सिर्फ इम्यूनिटी ही नहीं है उसका, मतलब मैंने बताया ना कि अब किडनी के सीकेडी के भी चांसेस कम होते हैं, तो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते कभी भी। सब्स्टिट्यूट चाहे वो कुछ भी बना ले। अच्छा, फार्मूला फीड, आप जैसे आपने बात की, तो फार्मूला फीड किस चीज़ से बनता है? वो तो गाय या भैंस के, जानवर के दूध से ही बनता है। उसी को थोड़ा बहुत वो मॉडिफाई करके बनाते हैं। वो तो इंसान का दूध है नहीं, वो तो जानवर का दूध है। उसी को थोड़ा बहुत उन्होंने चेंज किया है, उसमें कुछ ऐड किया है, कुछ चीज़ घटाया है, कुछ चीज़ ऐड किया है। अब ये समझ लीजिए कि एक बहुत ही हजारों फ़ायदे हैं। हम लोग एक अलग दिन ब्रेस्ट फीड पे अगर बात करें तो काफ़ी कई घंटों तक बात की जा सकती है। तो एक चीज़ सिर्फ समझें हम कि
इंसान ही मतलब ऐसी स्पीसीज़ है ना जो कि जिसका दिमाग सबसे ज़्यादा डेवलप है, लेकिन इंसान ही ना अपने स्पीसीज़ छोड़ के दूसरे स्पीसीज़ का ना दूध अपने बच्चे को पिलाता है। नहीं तो किसी भी जानवर ये को तो देखिए, बहुत बड़ी बात बोला। अब किसी भी जी जानवर को जी देख जी लीजिए, जी जी एकदम बिल्कुल। वो उन्हीं का दूध पीता है। अच्छा, हर एक स्पीसीज़ का दूध उस स्पीसीज़ के का जो जनरेशन है उसके लिए स्पेसिफिक होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट। जैसे एक जानवर का बच्चा है, उसमें जो शारीरिक विकास है वो मुख्य है। उनका बच्चा देखेंगे जन्म लेगा और अगले ही दिन चलने लगता है या उसी दिन चलने लगता है। क्या इंसान का बच्चा चल सकता है? नहीं चल सकता। इंसान में दिमाग का विकास प्रमुख है। तो दिमाग के विकास के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध में है, इंसान के दूध में है, जानवर के दूध में नहीं है। जानवर के दूध में शारीरिक विकास के लिए जो चीज़ चाहिए और वो भी उस रेशियो में है जो कि एनिमल को चाहिए, जानवर को चाहिए। उस रेशियो से हमको नहीं चाहिए। उसमें कोई चीज़ इस तरह से है जो कम है, जो हमको उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। कोई चीज़ ज़्यादा है, मुझे रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन जानवर को ज़्यादा है तो उसमें वो ज़्यादा है। तो इसीलिए हमारे लिए वो कभी भी फॉर्मूला। वैसे तो आपने सर जो मेरा दूसरा मतलब सवाल था उसका जवाब दे दिए, मगर फिर भी काउ मिल्क को जिस तरह से प्रमोट किया जाता है और घर में चलता तो दादी नानी का ही है, तो उन लोगों का ये मानना है कि माँ के दूध के बराबर काउ मिल्क है। इसमें कितना सत्य है? बिल्कुल ही नहीं है। अगर हम रैंकिंग करें तो सबसे पहला और प्रमुख स्थान माँ का दूध का है। लेकिन किसी कारणवश अगर माँ का दूध नहीं दे पा रहे हैं, अब बहुत बार जैसे डिलीवरी हुई, दुर्भाग्यवश माँ नहीं बच पाई, कुछ उस तरह की दुर्घटना हो गई, तब फिर आपको दूसरे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो उस स्थिति में सेकेंड ऑप्शन हमारा फार्मूला है, क्योंकि फार्मूला इंसान का दूध नहीं है, लेकिन जानवर के दूध को इंसान के दूध से मिलाने के लिए इन्होंने कुछ न थोड़ा बहुत उसमें मैनिपुलेशन किया होता है, इसलिए वो दूसरे नंबर पे आता है। और तीसरे नंबर पे गाय का दूध आता है। अगर अब इसमें अगर कहेंगे तो मान लीजिए कि कोई ऐसी स्थिति आ गई जहाँ माँ का दूध अवेलेबल ही नहीं है और फार्मूला तो महंगा होता है, अब आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। हमारे देश में बहुत लोग हैं जो फार्मूला अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। शुरुआत में तो खर्चा कम आता है, जो फार्मूला यूज करते हैं उन लोगों को ये बात समझना चाहिए, शुरुआत में वो खर्चा कम आता है। हाँ, बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो हाँ, एक से दो दिन बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अब वहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। शुरुआत में तो उनको लगता है कि चलो ठीक है, फिर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो फिर गाय का दूध शुरू करते हैं। तो गाय का दूध हमेशा 3 नंबर पे है, क्योंकि वो बिल्कुल रॉ है और एनिमल मिल्क है जो उनके बच्चों के लिए है। हमारे बच्चों की आंतें उस दूध को पचाने के लिए नहीं बनी हुई हैं, हमारे बच्चे के रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ें उसमें नहीं हैं। सर, जब मैं बॉम्बे में थी तो जब मेरी बच्ची की बात आई थी तो सेम मेरी मम्मी ने ऐसा बात बोला था कि डॉक्टर से जब पूछा तो वहाँ के डॉक्टरों ने बोला था कि 1 साल तक तो बच्चे को काउ मिल्क दे ही नहीं सकते हैं। यहाँ ये क्या बात हुई? बिल्कुल। जो इंसान का इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, मैंने बार बार मैं ये बोलता हूँ लोगों को ताकि ये लगे उनको, हमेशा मैं कहता हूँ इंसान का दूध और वो जानवर का दूध, ठीक है, ताकि लोगों के दिमाग में हिट करे ये बात कि ये जानवर का दूध है, इंसान का दूध नहीं है। सिर्फ दूध नहीं फॉर्मूला। तो हमारी जो आंतें होती हैं उस दूध को पचाने के लिए मैच्योर नहीं होती हैं और 1 साल तक में वो मैच्योर हो जाती हैं कि अब वो एनिमल मिल्क को भी डाइजेस्ट कर सकती हैं। इसलिए 1 साल से पहले मना किया जाता है। जैसे कि बात आती है कि सर कि 6 महीने के बच्चे तक 6 महीने के बाद खाना खिलाना चाहिए,
उससे पहले भी कुछ कुछ लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं या पानी पिला देते हैं, तो बताएं कि आइडियल टाइम क्या होना चाहिए जब बच्चे को सॉलिड फूड देना शुरू करना चाहिए? वो 6 मंथ ही है। 6 मंथ से पहले बच्चे की, देखिए हम कब सेमी सॉलिड, सॉलिड तो बाद में देते हाँ, हैं, semi-solid. पहले लिक्विड दे रहे होते हैं 6 मंथ तक। दैट फूड। हाँ, तो 6 मंथ तक जब लिक्विड दे रहे होते हैं तब पानी भी देना अलाउ नहीं होता है। पानी कभी अगर किसी बच्चे को डायरिया है और ORS, मतलब एज ए मेडिसिन ज़रूरत पड़ी तो फिर हम ORS दे सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज पानी पिलाने के लिए जैसे हम और आप पीते हैं उस ढंग से पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, उससे उनका ग्रोथ प्रभावित होगा। जो हम दूध पिलाते हैं, ठीक, उसी दूध से बच्चे की प्यास और भूख दोनों मिटेगी और वो काफ़ी होता है। दूध में इतना पानी होता है कि उनकी प्यास भी उससे मिट जाएगी, ठीक है। और अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग पे बच्चा है तो मैं हमेशा बताता हूँ लोगों को, ब्रेस्ट फीड 2 पार्ट में आता है। जो पहला पार्ट होता है उसको फोर मिल्क बोलते हैं, बाद में जो आता है उसको हाइंड मिल्क बोलते हैं। और पहला जो शुरुआत में दूध बच्चा पीना जब शुरू करता है तो जो दूध आता है वो काफ़ी पतला होता है और उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है जो बच्चे की प्यास बुझाता है। और बाद का जो दूध आता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है, उसमें फैट ज़्यादा होता है, वो बच्चे की भूख मिटाता है और ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो बच्चे के लिए वो काफ़ी है, ठीक है। तो 6 महीने तक पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं देना चाहिए। 6 महीने के बाद बच्चे का वज़न भी बढ़ता है, उसकी एक्टिविटी भी बढ़ती है और बच्चे का जो स्वेलिंग और वगैरह जो रिफ्लेक्स है वो सेमी सॉलिड के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि दूध पीना और सेमी सॉलिड को लेना, निगलना दोनों डिफरेंट होता है। तो उसके लिए बच्चा की मांसपेशियां सब तैयार हो जाती हैं। तो 6 मंथ पे हम लोग को सेमी सॉलिड से डेफिनेटली शुरुआत करनी चाहिए। सेरेलैक खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? इसमें मैं अपने जो प्रैक्टिस में सभी लोगों को बताता हूँ, एक लाइन में कोई भी डब्बा बंद या बोतल बंद खाना इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है। कोई भी, किसी भी एज के लिए, किसी भी एज के लिए। हाँ। वो सीधा एक लाइन में अब ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ज़्यादा अच्छा कि आप ये समझ लो कि जो भी चीज़ बोतल बंद और हाँ प्रोसेस फूड, एक दो उसके एक्सेप्शन हो सकते हैं, ठीक है ना, वो अलग बात है। लेकिन कोई भी डब्बा बंद और बोतल बंद चीज़ जो खाने की चीज़ है वो अच्छी नहीं होती है। हमेशा जो घर में बना हुआ ताज़ा खाना है बदल बदल के हम लोग को वो देना चाहिए। और ऐसी काफ़ी स्टडीज़ हैं जो वो साबित करती हैं कि जो पैकेज फूड आते हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में कुछ केमिकल होते हैं, उसका एक ख़ास टेस्ट होता है। बच्चे उस टेस्ट के टेस्ट बड डेवलप होते हैं, बच्चे उस टेस्ट से फेमिलियर हो जाते हैं और बाद में वही जंक फूड खाते हैं। 70% बच्चों में अगर आप डब्बा बंद चीज़ें दे रहे हैं बच्चे को 6 महीने के बाद, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, एक किसी कंपनी को क्यों दोष दिया जाए, बहुत सारी कंपनी बनाती हैं, तो आपके बच्चे को बाद में जंक फूड की आदत लगने की संभावना 70% बढ़ जाती है। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, दाल का पानी जिसमें दाल की मात्रा भी होनी चाहिए, उससे हम लोग शुरू करना चाहिए। खिचड़ी, दलिया, हलवा, उबला हुआ आलू या फिर सेब को दूध में उबाल के प्यूरी बना के, या हम लोग हमेशा ओपीडी में कहते हैं कि यूट्यूब, सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, एक पॉजिटिव चीज़ में उस मोबाइल का यूज करें। यूट्यूब पे खोजें कि हम 6 महीने बच्चे के लिए क्या बना सकते हैं, हज़ारों वीडियो आएंगे, उसमें वो घर में बनाएं और बच्चे को दें। वो उस बच्चे के लिए, उस माँ बाप के लिए, उस परिवार के लिए, सबके लिए ये बेनिफिशियल होगा। और ग्रोथ के लिए अगर आप बदल बदल की चीज़ें दे रहे हैं तो ग्रोथ के लिए काफ़ी होता है, उसके अलावा कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती है।
सर अगर बॉडी वेट एक साल तक में अगर बताया जाए कि 3 महीना, 6 महीना या फिर 9 महीना या फिर एक साल में कितना बॉडी वेट एक आइडियल बच्चे का रहना चाहिए? डिपेंड करता है कि उसका बर्थ वेट कितना था, ठीक है ना। एक साल पे बात करें तो 3 गुना के लगभग, 3 गुना? 3 गुना से 4 गुना के बीच एक साल के पास ना वज़न होना चाहिए बच्चे का। अगर 10 किलो 11 किलो है तो हम लोग एडिक्वेट उसको मान सकते हैं। ये है कि जैसे डिहाइड्रेशन, जैसे ये अगर हम लोग तो स्टार्ट किए थे नवजात, बट हमारे बच्चे अभी 1 साल के पहुंच गए हैं हमारे जो टॉक में आया है। बट इसमें मैक्सिमम अगर बोला जाए कि जन्म से लेके 6 महीने तक या फिर 1 साल तक सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी दिखती है? सबसे ज़्यादा तो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है जो वायरल होता है। सबसे ज़्यादा एपिसोड तो उसी के होते हैं जो हम लोग सामान्य सर्दी खांसी बोलते हैं, और वो भी मैक्सिमम केसेस में वायरल होता है, ठीक है ना। नाक बहना, खांसी होना, बुखार आना, सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं तो इसी के होते हैं। डिहाइड्रेशन के भी होते हैं, मतलब 2 नंबर पे लूज मोशन के आएंगे, लूज मोशन के। अब चूँकि लोग काफ़ी जागरूक हैं, अब सीवियर डिहाइड्रेशन के केसेस ऑलमोस्ट रेयर हैं, जल्दी नहीं मिलते हैं। कभी भी किसी भी इंसान को अगर लूज स्टूल होता है, किसी भी, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़े लोग, तो सबसे पहली और सबसे कारगर चीज़ जो है वो ORS में ORS देना होता है, और बच्चों में साथ में जिंक देना होता है, ये मस्ट है। ज़्यादातर केस ORS और जिंक से मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि जो ये डायरिया भी जो है वो मैक्सिमम केसेस में वायरल होता है। सर ये सवाल तो कुछ अलग है, बट मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि सर ये बहुत अभी जो हमारा इम्यूनिटी की बात हो रही है, हमारे हेल्थ की बात हो रही है, बच्चे बहुत छोटे से आजकल एंटीबायोटिक उसका यूज़ हो रहा है। इसके बारे में सर बताएं कि कैसे कट डाउन करें एंटीबायोटिक का यूज़ जो वायरल फीवर में हम लोग लगा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इंट्राकेट लगा लेते हैं, इसके बारे में कुछ बोले। नहीं, इसके लिए तो हम ही लोगों को अपने लेवल पे काम करना होगा, क्योंकि मैक्सिमम केसेस हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि वायरल होता है मैक्सिमम केसेस, तो उसमें एंटीबायोटिक का यूज़ ना करें। लोग तो जनरली डॉक्टर के सलाह से ही लेते हैं। और दूसरी चीज़, जो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हैं वो इंजेक्शन वगैरह शुरू कर देते हैं, तो ये तो मतलब प्रशासनिक लेवल पे होना चाहिए। दूसरी बात कि एंटीबायोटिक यूज़ की कुछ पॉलिसीज़ बननी चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे कि लोग एंटीबायोटिक इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ ना करें। तो ज़्यादातर केसेस वैसे बिना एंटीबायोटिक के ठीक हो जाते हैं। ये समझने की बात है, समझने की बात है, समझने की बात है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत केसेस में मतलब पेरेंट भी आप पैनिक क्या लोग समझते हैं कि ये इन्होंने एंटीबायोटिक लिखा नहीं। हाँ, they are asking the question। हाँ, दोबारा आके वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो एंटीबायोटिक लिखी नहीं है, कैसे ठीक होगा बच्चा। अब क्या बताएं कि मेरा बच्चा अभी 2 दिन हो गया फीवर नहीं, वायरल बैक्टीरियल सब कुछ, अब कैसे वो समझ पाएंगे। वो तो उनको लगता है कि एंटीबायोटिक से ही ठीक होता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। मैक्सिमम वायरल होते हैं और बिना एंटीबायोटिक के ठीक होते हैं। सर एक संदेश नवजात बच्चे की माँ को, उसके परिवार को। नवजात बच्चे का केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस की, ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीड सब लोग करवाएं। ज़्यादातर बहुत लोग बोलते हैं कि माँ का दूध नहीं आ रहा है, तो माँ का दूध नहीं आना बहुत ही रेयर फिनोमेना है। जिस माँ को बच्चा हुआ है उसको दूध आएगा ही आएगा। तो कॉन्फिडेंट रहें कि
मेरा बेबी है तो दूध आना ही आना है, फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं तो डेफिनेटली दूध आएगा ही आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा माँ बच्चे को अपने पास रखें, ठीक है, और टेम्परेचर का ख्याल रखना, टाइमली वैक्सीन दिलवाना, जो वैक्सीन बर्थ सर वैक्सीन। लास्ट अगर बोला जाए कि एक बच्चे को लास्ट किस एज तक वैक्सीन पड़ता है? 10 साल। 10 साल। 10 साल और 15 साल पे भी टीटी का लगता है, ओके। 15 साल तक। लेकिन फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे से 2 साल तक वैक्सीन काफ़ी होते हैं। वैक्सीन का एक पॉइंट मैं मिस कर दी थी कि वैक्सीन का तो मैं एक अलग पार्ट आपके साथ बनाऊंगी कि वैक्सीन क्या क्या है, क्यों नीड है। वैक्सीन के बाद जो फीवर आता है उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, सिंपल पैरास्टामोल देने की ज़रूरत है। वैक्सीन के बाद पैरास्टामोल लेना है? हाँ बिल्कुल पैरास्टामोल लेना है। वैक्सीन में मसल्स में वो सुई जा रही है तो पेन भी होता है, लोकल साइड पे पेन होना, उससे बच्चे रोते हैं, फिर वो रोएंगे, फिर दूध नहीं पिएंगे, तो पेन से रिलीफ देना उनको और फीवर से रिलीफ देना। इंजेक्शन के बाद, वैक्सीन के बाद फीवर आ जाना नॉर्मल बात है, तो पैरास्टामोल लेना तो चाहिए। उसके लिए वो पैरास्टामोल लेने से वैक्सीन के प्रभाव पे कोई असर नहीं होता है, वैक्सीन वैसे ही काम करती है। आप सिर्फ उसकी वजह से जो फीवर आ रहा है आप उसको कर रहे हैं, वैक्सीन के काम करने में आप कहीं बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं पैरास्टामोल से। ये नहीं सोचना है कि नहीं जब बुखार आएगा तभी वैक्सीन काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank उम्मीद you. है कि फिर से नए टॉपिक के साथ आपके जरूर जरूर जरूर। धन्यवाद सर।